नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज का विषय है एग्रो टूरिज्म। अब टूरिज्म तो हम सभी जानते हैं कि फुर्सत के क्षणों में जहां हम रहते हैं उस जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भ्रमण करते हैं। लेकिन ये एग्रो टूरिज्म क्या है? इस विषय पर वार्ता के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा। आप सहायक निदेशक उद्यानिकी के पद पर मध्य प्रदेश पर्यटन भोपाल में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए कि आखिर ये टूरिज्म समझते हैं, एग्रो टूरिज्म क्या है? कि सरल शब्दों में यदि टूरिज़्म की एग्रो टूरिज़्म की व्याख्या करें, क्योंकि एक नया विषय है। जब पर्यटक कृषि प्रधान देश की कृषि को देखने के लिए खेत खलिहानों मेड़ों पर पहुंचने लगे, जानने लगे, समझने लगे, उसको देखने के लिए एक उनमें जिज्ञासा हो, तो इस प्रकार का जो टूरिज़्म है वो जो हमारा एग्रो टूरिज़्म कहलाता है। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात माने तो उनके अनुसार एग्रो टूरिज़्म जब फार्म हाउस पर रहने के लिए आगंतुक आते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ इंगेज होते हैं और वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, तो इस प्रकार का टूरिज़्म जो है ये एग्रो टूरिज़्म कहलाता है। ये नया कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर और टूरिज़्म को जोड़कर। जी सर, जैसे आपने टूरिज्म से इसको जोड़कर दिखाया, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक तरह का टूरिज्म हुआ। किस तरह से ये जो एक नॉर्मल टूरिज्म होता है, पर्यटन होता है, उससे भिन्न है? देखिए, जो सामान्य टूरिज़्म होते हैं ये उससे भिन्न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारत की आत्मा है। तो यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि हमारी जो कृषि है उसको यदि हम पर्यटन से जोड़ दें तो हम जोड़ने के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं, कई विधाएं हैं जिनमें हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इस एग्रीकल्चर टूरिज़्म जो है इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। उदाहरण के रूप में यदि बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, तो यदि हम एग्रीकल्चर टूरिज़्म से जुड़ते हैं, एग्रीकल्चर के नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं, जो शुद्ध प्रोडक्ट हैं, जो किसान से हम डायरेक्ट लिंक होते हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा, एग्रो टूरिज़्म सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य करता है ये पर्यटक को प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। जी हाँ साथियों, ये एक बड़ी विडम्बना समस्या है कि हमारा जो संपर्क है वो प्रकृति से टूटता जा रहा है। ऐसे में एग्रो टूरिज़्म एक टूल्स बनकर, एक संसाधन बनकर हमारे सामने उपलब्ध है कि हम प्रकृति से जुड़ें। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो बच्चों का बचपन है, ये विगत 2-3 सालों की हम बात करें तो हमारा बच्चों का जो बचपन है वो बिल्कुल छिनता जा रहा है, बचपन बर्बाद हो गया है। तो उस बचपन को हमने कैसे वापस प्रकृति से जोड़ें, कैसे हम कृषि से जोड़ें, ताकि बच्चे समझे कि आलू कहाँ लगता है, टमाटर कहाँ लगता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एग्री टूरिज़्म से निकल कर आती है। इसी प्रकार जो हमारी शिक्षा है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं किताबों में अलग अलग तरह की चीज़ें, लेकिन जब एग्रीकल्चर टूरिज़्म में आते हैं, खेत में आते हैं, तो वो एक लर्निंग मिलती है उनको और प्रत्यक्ष रूप से वो अपनी एजुकेशन लेते हैं। तो और कई विधाएं हैं जिनमें कि एग्रो टूरिज़्म को देखने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति, हर विधा अपने अपने तरीके से एग्रो टूरिज़्म को देख सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया टूरिज्म के बारे में, अब हमारे किसान भाई ये समझ पा रहे होंगे कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वह भी ग्रामीण परिवेश को समझ सके, कृषि को समझ सके। इस बारे में कुछ एग्री टूरिज्म है। इसके अलावा जो पर्यटक हैं इनको मिलने वाला है कृषि में कुछ ऐसा जिससे वह अपनी आय को बढ़ा सकें, अपने जीवन स्तर में भी सुधार कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक कहावत है, कहा जाता है कि आवश्यकता ही जननी होती है। तो आवश्यकता क्यों, वर्तमान परिवेश में एग्रो टूरिज्म की आवश्यकता क्यों? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि एग्रो टूरिज़्म को देखें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, आज किसान जो है नमक को छोड़कर सभी फसलें उगाने में सक्षम है, तथा भारत की जो प्राकृतिक विविधता है वो बड़ी विचित्र है। यहाँ पर कहीं पे अभी बर्फ़ है तो कहीं पर जो है रेत उबल रही है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक विविधता है, और इन प्राकृतिक विविधता में हमारे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं, और इन फसलों को हम जो है पर्यटक तक कैसे पहुंचाएं, ये एग्रो टूरिज़्म उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई भी विज्ञान हो, कोई भी नई बात हो, उसमें सिद्धांत तो होते हैं। क्या एग्रो टूरिज्म के भी कुछ सिद्धांत हैं?
एग्रो टूरिज़्म में विशेष रूप से इतना वो नहीं है, लेकिन कुछ इसके सिद्धांत हैं। जैसे कि जब भी टूरिस्ट या पर्यटक खेत पर आते हैं तो खेत में वो ऐसा क्या दिखे कि वो डायरेक्ट कनेक्ट हों, क्योंकि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जब एग्रो टूरिज़्म में कोई पर्यटक आते हैं हमारे खेत में, तो हमारे पास इस तरह की प्राकृतिक विविधताएं हों, अलग अलग तरह की फसलें हों, अलग अलग तरह के जो हैं प्रोसेसिंग यूनिट हों, और अलग अलग तरह की वहाँ पर जो कृषि उपकरण हैं, इस तरह की प्राकृतिक विविधता हो, जिससे जो पर्यटक है वो सीखें, वो डायरेक्ट जुड़े और इस तरह से नवाचार हो सके। दूसरा, पर्यटकों के रहने के लिए वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था यदि हो तो एग्रो टूरिज़्म में इस तरह का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। पर्यटक आनंद लेते हैं, अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करते हैं जो शुद्ध है, जिनमें मिलावट नहीं है। और इसी तरह से तीसरा जो है कि वहाँ पर विक्रय के लिए भी कुछ इस तरह के प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि पर्यटक आएँ तो अपने साथ कुछ स्मृतियाँ लेके जाएं, कुछ ऐसे शुद्ध प्रोडक्ट लेके जाएं जो अपने दूसरे साथी है उनको उपहार स्वरूप दे सकें और उसका उपभोग कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अब एग्रो टूरिज्म की बात चल रही है, एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, तो हमारे किसान भाई कैसे पीछे रह सकते हैं? तो हमारे किसान भाइयों के लिए, कृषि के लिए एग्रो टूरिज्म किस प्रकार से लाभदायक है? कृषक हमारा एक प्राइमरी लेवल का जो आदमी है, जो कि हमारे लिए खड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियां बदलती जा रही है, लिहाजा कृषि के जो स्वरूप है वो भी निरंतर बदलते जा रहे हैं। आज हमारा किसान उत्पादन लेता है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ अपनी जो उत्पाद की गुणवत्ता है उसका मूल्य कई बार उसको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे यदि वो एग्रीकल्चर टूरिज़्म से जुड़ता है तो विभिन्न प्रकार के जो टूरिस्ट आएंगे हमारे एग्रीकल्चर में, तो वो वहाँ की शुद्धता को देखेंगे, उसको परखेंगे, स्वाद को देखेंगे, और देश विदेश तक हमारे जो उत्पाद हैं, हमारी एग्रीकल्चर की जो फसलें हैं उनका प्रचार होगा। और इस तरह से जो उनके जीवन में जो बदलाव आना है वो भी आएगा। दूसरा, एक ये देखने में आ रहा है कि अभी एग्रीकल्चर से पलायन का दौर चल रहा है। कोई भी जो है किसान अपने बेटे को नहीं चाहता है कि वो किसान बने। तो एग्रो टूरिज़्म से यदि जुड़ेंगे तो समय वही आ रहा है कि वापस लौट के हमें खेती पर ही जाना है। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं उनको वापस एग्रीकल्चर में जाने का अवसर मिलेगा, और वो उनकी जो जनरेशन है जो पलायन कर रही है वो भी रुक जाएगी, तथा उनको आजीविका के अलग जो स्रोत हैं, अन्य संसाधन हैं, वो भी उपलब्ध होंगे और देश विदेश तक एक पहचान मिलेगी। किसान जो है आत्मनिर्भर बनेगा। डॉक्टर साहब, हम भारत की जलवायु की बात करें तो काफ़ी विविधता पाई जाती है। अब इस विविधता का कैसे लाभ लिया जा सकता है एग्रो टूरिज्म में? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलें, जैसे फल वाली फसलें, मसाला वाली फसलें, अनाज फसलें, धान्य फसलें, दाल वाली फसलें, नकदी फसलें, इस तरह की फसलें उगाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा देश है वो विविधता से भरा हुआ है, और हमारे देश में विश्व की ऐसी कोई सी फसल नहीं है जिसको नहीं उगाया जा सकता है। आज हमारे किसान भाई नमक को छोड़कर सभी फसलें उगाने में सक्षम हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में यदि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो फसलें उगती है उनको हम विदेश में एक पहचान दिला सकते हैं। और विशेष रूप से भारत को तो कहा जाए तो मसालों का घर कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी विचित्र चीज़ें हैं जो भारत को ही मिली हैं, और यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ एग्रीकल्चर टूरिज़्म के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। विविध प्रकार की जलवायु है, हमारे पास संसाधन की भी कमी नहीं है, और विविध प्रकार की जलवायु है, यही तो हमें मदद करती है विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी बताया कि हमारे किसान भाइयों को इससे फ़ायदा है, जो पर्यटक हैं उनको भी फ़ायदा है, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, क्या उनको भी लाभ मिलने वाला है एग्रो टूरिज्म से? देखिए, जब भी पर्यटन शुरू होता है तो उसका जो लाभ है वो किसी एक को ना मिलकर विशेष क्षेत्र को मिलता है। तो जब भी एग्रो टूरिज़्म, जैसे किसी गांव में किसी किसान ने अपने खेत को एग्रो टूरिज़्म के रूप में विकसित किया है, तो वहाँ पर आसपास के जो किसान हैं उनको वो भी लाभान्वित होंगे। वो इस प्रकार लाभान्वित होंगे कि जो पर्यटक आएंगे, जैसे किसी किसान ने अमरूद का बगीचा लगाया है और दूसरे किसान ने किसी ने अनार का बगीचा लगाया है, तो जो हमारे पर्यटक आते हैं जिनको अनार खाना है तो वो दूसरे किसान से भी अनार खरीद के खा लेंगे।
तो इसी तरह से हम देखें कि एक पंथ दो काज, हम एग्रो टूरिज़्म के द्वारा जो है जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी रोज़गार के कहीं न कहीं दरवाजे खोल देते हैं। डॉक्टर साहब, एग्रो टूरिज्म की बात चल रही है तो थोड़ा सा हम कार्बनिक की बात भी करते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि गुणवत्ता, पोषक तत्व अधिक मिल सके हमारे किसान भाइयों को और जो पर्यटक भी हैं, ताकि वह जुड़ सकें एग्रीकल्चर से। ऐसे में क्या कार्बनिक खेती को एग्रो टूरिज्म के साथ मिलाया जा सकता है? बिल्कुल, ये तो आज का चलन ही है, क्योंकि देखते हैं धीरे धीरे हमने जब से जो रासायनिक खेती चालू की है, हमारा संपर्क कहीं न कहीं से प्रकृति से टूटता जा रहा है। तो अब वो समय आ गया है कि अब हमें वापस प्रकृति की गोद में जाने का समय आ गया है। अब हमें परंपरा को देखना है, हम परंपरा को कैसे बचाएं, हम प्रकृति को कैसे बचाएं, हम संस्कृति को कैसे बचाएं। तो उन सब को बचाने में जो एग्रो टूरिज़्म है, हम अपनी परंपरा को कितने बेहतर तरीके से, आज हम देखते हैं कि देश विदेश में लोग भारत की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं, उसको, उस परिवेश को पहनते हैं। और ये बड़ी हमारे देश की जो है उपलब्धि है कि हमारे देश की जो परंपरा है उसको सजाया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। तो निश्चित रूप से यदि हम जैविक खेती शुरू करते हैं और जैव विविध जैविक खेती शुरू करते हैं, उद्यानिकी आधारित जैविक खेती करते हैं और उसके साथ पर्यटन को जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम देश को आहार और पोषण सुरक्षा भी उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अब टूरिज्म है और ऐसे में मनोरंजन की बात ना हो, क्योंकि हमारे किसान भाई अब तक यही सोच रहे होंगे कि ये तो सीखने वाली ही बातें हो रही हैं, तो ऐसे में मनोरंजन कैसे जुड़ेगा इस टूरिज्म में? देखिए, ये एक हमारे गांव में चलन है कि विभिन्न आयोजन होते हैं, विभिन्न त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं। तो उत्सव का कहीं ना कहीं जीवन में यही अर्थ रहता है कि हमारे जीवन में उत्साह किस प्रकार बना रहे। तो जब भी हमारे पर्यटक आते हैं, वो प्रकृति से जुड़ते हैं, वो खेत से जुड़ते हैं, वो खलिहानों में जाते हैं, वो मेड़ों पर चलते हैं, तो वो एक अलग तरह का अनुभव महसूस करते हैं। वो छोटे तालाब रहते हैं, उनमें नहाते हैं और बगीचों में जाते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बड़ी सीखने वाली चीज़ें हैं और दुर्लभ चीज़ें हैं, जो कि आज के परिवेश में जो हमारे पर्यटक हैं उनसे छूटती जा रही है। तो लिहाजा उन चीज़ों को भी हम कहीं न कहीं अपनी मनुस्मृति में सम्मिलित कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें कुछ पल जो है वो ग्रामीण परिवेश में बिताए जाएं और वो शुद्ध हवा जो है उसका भी आनंद लिया जाए। डॉक्टर साहब, बात आती है राष्ट्र की, तो राष्ट्र निर्माण में ये एग्रो टूरिज्म कैसे अपनी भूमिका निभाने वाला है? सभी जानते हैं कि देश जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर रहा है हमारा देश, और हमारे जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता है। हमारे देश से कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम निर्यात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है, हमारी जो गुणवत्ता है, उसको यदि हम विदेशी लोगों को विदेश तक पहुंचा पाएँ और वो हमारी गुणवत्ता को महसूस करें, चखे, उसको उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम अपने उत्पादों को देश विदेश के कोने कोने पर फैला सकते हैं। इस प्रकार हमारे उत्पाद की, हमारे देश की जो है महत्व बढ़ेगा और हमारा जो उत्पादन है उसको भी हमें बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार हमारी जो निर्यात करने से जो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, उससे हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र को सहायता मिलेगी। इसी तरह जब हम जो एग्रो टूरिज़्म शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जोड़ने का काम करते हैं। तो हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर कोई प्रकृति से दूर चला जा रहा है, तकनीक से जुड़ता जा रहा है। ऐसे में यदि हम एग्रो टूरिज़्म के माध्यम से लोगों को प्रकृति से जोड़ पाएँ, तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। हमारा देश, हमारे राष्ट्र में सहयोग मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, विदेशी आय हमारे देश को प्राप्त होगी, इससे उन्नति होगी। अब हमारे किसान भाई जैसे गुणवत्ता युक्त यदि फल है या सब्जियां हैं उनका उत्पादन करेंगे और देश में ही नहीं वरन विदेश में भी निर्यात कर सकते हैं। ऐसे में यह निर्यात कैसे होगा? किसान भाई कैसे इसको समझें, कैसे भाई निर्यात करें, इसमें उन्हें कोई समस्या ना आए, इस बारे में भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष जो G20 का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें विश्व स्तर के 20 देश सम्मिलित हुए थे,
और वो प्रोग्राम जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश की जो कृषि है उसको सराहा गया था, उसके महत्व को देखा गया था, उसकी विविधता को देखा गया था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश आए, उनने हमारी कृषि को देखा और उससे जुड़े। तो इस प्रकार जो है हमारे जो उत्पाद हैं उनकी विश्व जो बाज़ार है उसमें मांग बढ़ेगी। इसी प्रकार हम देखें कि हमारे देश में एक श्री अन्न इस वर्ष जैसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब धान्य फसलें जो हमारी विलुप्त हो चुकी थी कहीं, उनको संवारने के लिए ये पूरा वर्ष दिया है, जिसे हमारी सरकार ने श्री अन्न के नाम से जो प्रचारित किया है। तो अब हम उन चीज़ों को देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं जो चीज़ें कहीं हमारी विलुप्त होती जा रही थी, उनको संरक्षित करने का भी हम अवसर हमें मिला है। इसी प्रकार सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक ज़िले में एक उत्पाद, एक विशेषता बनाई है। तो हर ज़िले में कोई ना कोई फसल ऐसी होती है जिसका महत्व उस एरिया में ज़्यादा होता है, वहाँ पर उत्पादन और गुणवत्ता अच्छी होती है। तो ऐसी फसलों को जो है प्रोसेसिंग करके, उनकी वैल्यू एडिशन करके और उनको निर्यात से जोड़कर सीधा उस ज़िले को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, संस्थाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, कृषि विभाग हैं, ऐसे में इनकी क्या भूमिका रहेगी एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने में? देखिए, इनकी जो भूमिका है वो तो विदित है कि ये कृषि के विस्तार और उसमें जो विकास है उसके लिए ये निरंतर कार्य करती रहती हैं, निरंतर अनुसंधान करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में नाना प्रकार की फसलें, नाना प्रकार की किस्में जो प्राकृतिक विविधता के अनुकूल भी होने पर अच्छा उत्पादन देती है तथा उनकी गुणवत्ता प्राप्त होती है। ये हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि जो कर्मचारी है, उनकी ही देन है कि हमारा देश जो है एक कृषि क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। तो जब भी ये लोग काम करते हैं कृषि वैज्ञानिक, तो ये किसी एक विशेष के लिए नहीं करते हैं, ये राष्ट्र उन्नति के लिए काम करते हैं, किसान की उन्नति के लिए काम करते हैं। किस प्रकार किसान के जीवन में खुशहाली आए, किस प्रकार जो है देश में हरियाली आए और देश किसान आत्मनिर्भर हो सकें, उस दिशा में ये काम करते हैं और निश्चित रूप से ये काम करते ही रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, कृषि पर्यटन में और बढ़ावा करना है, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, कृषि जो पर्यटन है उसको एक शब्द में या किसी एक के बलबूते पर ये चीज़ें प्राप्त होने वाली नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि जो है कई अनियंत्रित कारकों के प्रभाव से प्रभावित रहता है। तो ऐसे में हम छोटी छोटी सी चीज़ों को यदि ऐड करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको समझते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो एग्रो टूरिज़्म है, इसके द्वारा हम अपनी वस्तुओं को, अपनी कृषि को, अपनी परंपरा को, अपनी जो उत्पाद हैं उनको देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं। इस क्रम में मेरा एक ये सुझाव है कि यदि हम जो हमारे देश में संचालित कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रम में यदि एग्रो टूरिज़्म को सम्मिलित किए जाए और उसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्रो टूरिज़्म सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर का कैसे प्रसार हो, एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव होगा। इसी तरह हमारे जो कृषि महाविद्यालय हैं, उन कृषि महाविद्यालयों में भी एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा विभाग बनाया जाए जो कि आने वाले पर्यटक हैं उनको वहाँ के नवाचार से अवगत करा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, अब आपने कहा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ पर यदि इसको पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी वर्ग को भी पता चलेगा कि एग्रो टूरिज़्म क्या होता है और कैसे बढ़ावा देना है। कृषि में भी सर एक कृषि प्रसार होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है और उसकी काफ़ी भूमिका होती है किसी भी योजना का प्रसार करने में। ऐसे में यह विभाग कैसे मदद कर सकता है एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा देने में? देखिए, कृषि प्रसार तो एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो कि जैसे कोई वैज्ञानिक जब कोई किस्म विकसित करता है, उसे डेवलप करता है, तो बहुत मेहनत के बाद वो किस्म डेवलप होती है। लेकिन वो किस्म डेवलप होने के बाद में, बनने के बाद यदि वो सीमित क्षेत्र में रह गई तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रसार शिक्षा है, ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये हमारी जो नई नई तकनीकें हैं,
नई नए नवाचार हैं, नई नई किस्में हैं, इनको किसान तक पहुंचाता है। तो ये भी एक स्वरूप में हमारे जो एग्रो टूरिज़्म है उसको मदद कर सकता है, उसको प्रसारित कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एग्रो टूरिज्म को लेकर एक और सवाल हमारे किसान भाइयों के जहन में भी आता ही होगा कि क्या यह एक तरह का व्यवसाय भी है? कुछ लोग चाहते हों कि व्यवसाय की तरह इसको किया जाए। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में व्यवसाय, यदि हम प्रकृति को साथ लेकर चलें, हम कृषि को साथ लेकर चलें, हम संस्कृति को साथ लेकर चलें और हम लोगों के जीवन में बदलाव लाएं, उस दिशा में यदि हमारा कोई व्यवसाय होता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जिसकी कोई मतलब मैं शब्दों में इसकी परिभाषा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हमारे जो वेलफेयर बेस्ड हैं उनको सपोर्ट करता है। इससे बचपन सुरक्षित हो सकता है, इस पर स्वास्थ्य सुरक्षित हो सकता है, इससे शिक्षा मिलती है। तो समग्र रूप से यदि देखा जाए तो एग्रो टूरिज़्म एक सफल बिजनेस के रूप में भी उभर कर सामने आता है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना एग्रो टूरिज्म क्या है, क्या एग्रो टूरिज्म के फायदे हैं किसानों के लिए, हमारे पर्यटकों के लिए, और राष्ट्र निर्माण में भी इसकी क्या भूमिका है। किसान भाइयों, नए विषय के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।